तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा विषय जो पशुपालन के क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा सफलता का काम बन रहा है, वो है बकरी पालन। बहुत ज़्यादा फार्मर्स आजकल बकरी पालन की तरफ प्रवृत्त हुए हैं। अच्छे अच्छे उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर मूविंग टूवर्ड्स गोट हस्बेंड्री। मैं हूं डॉक्टर संदीप नानावटी, वेटनरी कॉलेज महू में लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रोफेसर और हेड के पद पर कार्यरत हूं। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पिछले 2-3 सालों से जब हमने बकरी पालन की ट्रेनिंग शुरुआत की है, हमारी संख्या होती है 30 से 40, हमारे पास कैपेसिटी होती है फार्मर्स की। लेकिन नेशनल लाइवस्टॉक मिशन एक योजना, केंद्र सरकार की योजना हुई है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसके चलते उसमें जो लोन है, जो सब्सिडी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उसके आकर्षण में जो 30 या 40 की हमारी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ के 200-250 किसान आते हैं। पर इतने फार्मर्स को हमको एक साथ पढ़ाना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बकरी पालन ने एक क्रांति ला दी है पशुपालन के क्षेत्र में। भैंस पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, ये सब तो पालन है ही, ये सब लोग हस्बेंड्री आजीविका के लिए कर रहे हैं। लेकिन बकरी पालन में जिस तरह से युवाओं का एक बड़ा तबका प्रविष्ट हुआ है, उसने एक आश्चर्यकारी परिवर्तन किया है और लोग अब प्रवृत्त हो रहे हैं। बकरियां अब गरीबों की गाय नहीं रही, बकरियां अब अमीर बनाने वाली गाय हो गई हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने बताया था कि बकरियां गरीबों की गाय है, उस जमाने में वो सही था। तब वो आदिवासी या पिछड़े इलाके या जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए दूध का साधन थी। उनके लिए एक फिक्स डिपॉजिट की तरह वो बकरी पालते थे कि जब भी जरूरत आती थी बकरियों को बेच देते थे। उनके घर के पीछे ही एक बैंक होता था जिसमें बकरियां होती थी, वो उनका फिक्स डिपॉजिट था, उनका लॉकर था। वो बकरियों को बेच के अपने तुरंत आई हुई आफत को, आर्थिक समस्या को दूर करते थे। लेकिन बकरी पालन अब ऐसा नहीं रहा है। बकरी पालन में बकरियों की मांग इस कदर बढ़ गई है, बकरियों के मांस इस कदर से लोकप्रिय हो रहा है, कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ा है कि अब इसने उद्योग का रूप ले लिया है, इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। तो इसलिए आज चर्चा करना मुनासिब है बकरी पालन के बारे में, क्योंकि अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग वेटनरी डॉक्टर्स भी होंगे, प्रोफेशनल ब्रदर होंगे, तो वो समझते हैं कि फार्मर्स किस तरह से लालायित है बकरी पालन करने के लिए। उनके लगातार प्रश्न होते हैं जिनके सॉल्यूशन आपको देना होते हैं। बकरी आबादी के मामले में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत बकरियों के मामले में 144.88 मिलियन वी आर हैविंग गोट्स, और हम दूसरे स्थान पर हैं। बकरियों की अगर यूज की बात करें तो इतने ज्यादा यूज किसी भी पशु में नहीं है। बहुउद्देशीय पशु है। क्या देता है ये हमको? मांस के लिए तो पालते ही हैं। अच्छी किस्म का दूध देती है बकरियां। बकरियों का दूध इसलिए फायदेमंद हो गया है कि हाल ही हम 2-3 सालों के पहले कोरोना जैसे संक्रमण काल से गुजरे हैं, और जब भी इस तरह के वायरल एपिडेमिक आते हैं, वायरल संक्रमण आते हैं, उसमें बकरियों का दूध सबसे शीर्ष पर आ जाता है। डॉक्टर अपने परिचय में बकरियों का दूध लिखने लगे थे कोरोना के समय। हमने देखा था कि बड़े बड़े शहरों में 180 रुपये लीटर तक बकरियों का दूध बिका था, क्योंकि बकरियों के दूध में खासियत है कि ये विषाणुओं से, रोगाणुओं से लड़ने का जो मादा बकरियों के दूध में है वो गाय और भैंस के दूध में नहीं है। तो बकरियों का दूध नंबर 1 पर आता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। बच्चों और वृद्धों को, रोगियों को पचने का एक बेहतरीन माध्यम है बकरियों का दूध। हालांकि बकरियों का दूध उतनी इफरात में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, और यही कारण है कि बकरियों का दूध बहुत महंगा बिकता है। आजकल आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पास्चुराइज्ड मिल्क बकरियों का आ रहा है, थैलियों में पैक किया हुआ बकरियों का दूध, जो आपने कल्पना भी नहीं की थी, वो आजकल 120-130 रुपये लीटर, 140 रुपये लीटर का भाव है। और उससे हमारे पशुपालक भाई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में तब्दील हो गया है। बकरियां न केवल मांस, दूध देती है, बल्कि इनका जो विष्ठा है, जो फर्टिलाइजर है, उनका जो मल है, वो अच्छे खाद के रूप में काम आता है। ये बालों के लिए भी पाली जाती है। इनके जो बाल होते हैं, कुछ बकरियां बाल देती हैं, कुछ हेयर्स अच्छे होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और तो इनका खून, इनका रक्त मरने के पहले भी, मतलब जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी, कहते हैं ना जीवन बीमा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। बकरियां दोनों बार काम, मरने के बाद भी इनका जो हड्डियां, खून, मांस, ये सब दवाइयां बनाने के काम में आता है। तो बकरियां बहुउद्देशीय पशु हैं। दूध में योगदान भी बहुत ज़्यादा है। जितना भी दूध पैदा होता है उसमें 2 से 3% दूध बकरियों के जरिए आता है। अब तक हमने ये समझा
कि भारत दुनिया में बकरी आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर है। कुल 148,88,000 बकरियां हैं और इनकी संख्या में 10.1% की बढ़ोतरी हुई है। बकरी एक बहुउद्देशीय पशु है, यानी इससे दूध, मांस और फाइबर जैसे कई उत्पाद मिलते हैं। देश के कुल दूध उत्पादन में बकरियों का योगदान करीब 3% है, यानी बकरी पालन एक बड़ा अवसर है, खासकर ग्रामीण और सीमांत किसानों के लिए। अब आइए अगला मॉड्यूल देखते हैं। सीखने के उद्देश्य जाने कि बकरी पालन ग्रामीण आजीविका, आर्थिक विकास और रोजगार का सशक्त माध्यम कैसे बनता है। बकरी के जीवन चक्र, प्रजनन, आहार, देखभाल व प्रमुख नस्लों की विशेषताओं को समझें। बकरी फार्म की संरचना, आवास व्यवस्था और पालन के विभिन्न तरीकों से परिचित हों। बच्चों, गर्भवती व दूध देने वाली बकरियों और प्रजनन नर के लिए उपयुक्त आहार योजनाएं जानें। स्वास्थ्य सुरक्षा, टीकाकरण, रोगों से बचाव और बकरी पालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना सीखें। इस प्रशिक्षण में हम बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे बकरी पालन से होने वाले लाभ से, जहां हम बकरी पालन से होने वाले लाभों को समझेंगे। वाले लाभ पर चर्चा करेंगे, जैसे कि रोजगार के अवसर, आय में वृद्धि और फसल खराब होने की स्थिति में इसका बीमा के रूप में कार्य करना। फिर हम बकरियों से जुड़ी सामान्य जानकारियों की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि उनकी प्रजनन क्षमता, जीवन चक्र, दुग्ध उत्पादन और मृत्यु दर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके बाद हम जानेंगे बकरी फार्म प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें नस्लों का चुनाव, फार्म का साइज और प्रबंधन की जरूरतें शामिल होंगी। अगला विषय होगा भारत में पाई जाने वाली प्रमुख बकरी नस्लें, जैसे कि जमनापारी, बर्बरी, बीटल, सिरोही और अफ्रीकन बोर। फिर हम बात करेंगे बकरी पालन के विभिन्न प्रकार की, जिसमें एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव मॉडल्स की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हम समझेंगे बकरी के आवास की जरूरतों को, जैसे कि बकरी, शेड का आकार, जगह की जरूरतें और उनके आराम का ध्यान। अब हम आएंगे बकरी के आहार पर, जिसमें हम जानेंगे कि सामान्य बकरियों, प्रजनन के समय, गर्भवती बकरी और दूध देने वाली बकरियों के लिए किस तरह का आहार उपयुक्त होता है। फिर हम देखेंगे बच्चों को खिलाना, बकरियों में प्रजनन का आहार, प्रजनन नर का पोषण। फिर हम देखेंगे मांस हेतु पाले जाने वाले बकरों की देखभाल और प्रबंधन, जिसमें बधियाकरण, पोषण और अन्य प्रबंधन उपायों की जानकारी होगी। इसके बाद हम सीखेंगे प्रजनन और उन्नत नस्लों का चयन, जिसमें प्रजनन दर को बेहतर करने के उपायों पर ध्यान देंगे। और फिर हम बात करेंगे रोगों से बचाव की, जैसे कि टीकाकरण, रोशनी और आंतरिक परजीवियों का नियंत्रण। अंत में हम जानेंगे बकरी पालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में, जैसे कि राज्य शासन की योजनाएं, NLM, PMEGP और NABARD की सहायता। तो चलिए अब हम इस प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय बकरी पालन के लाभ से। बकरियां हमको क्या फायदा देती हैं? अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे जो बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके जीवन का आधार ही बकरी पालन है। मुनाफा अच्छा होता है। ये बकरी एक ऐसा प्राणी है जिसमें धार्मिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे शुकर का बात मानते हैं कि जाति विशेष में हम शुकर नहीं खाते। वो कुछ जाति ऐसी होती है कि जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बकरियों का, गायों का दूध पसंद नहीं करते, लेकिन बकरियों के लिए कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। हर तबका, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग बकरियों का मांस खाना पसंद करते हैं। उनमें कोई धार्मिक रूप से प्रतिबंध नहीं है। और चूंकि जब बिकता अच्छा है तो मुनाफा अच्छा देता है। रोजगार का एक ऐसा साधन है कि साल भर तक उनको एक जैसी आय मिलती है। जब इच्छा होती है तब बकरियों को बेच देते हैं। इसका कोई सीजन नहीं होता। जैसे किसानी में किस सीजन होता है, खरीफ और रबी। बाकी समय किसान हाथ पे हाथ रखकर बैठा होता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, श्रम तो करना पड़ता है। 2 ही समय में आप उसको पैसा मिलता है। लेकिन बकरियों का और दूध का मामला ऐसा है कि रोज बेचो रोज कमाओ।
रोज बेच के रोज आप अर्जन कर सकते हैं। और तो और आजकल बकरियों का बीमा भी होने लगा है कि अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो बकरियों का पूरा पैसा आपके अकाउंट में पहुंच सकता है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है जो रोजगार, आय और आर्थिक सुरक्षा का अच्छा जरिया बन सकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तो सामान्य जानकारी की बात करते हैं कि बकरियां आमतौर पर जो फीमेल्स होती हैं वो 12 से 15 महीनों में एडल्ट हो जाती हैं, यानी वो पहली बार कंसेप्शन के लिए तैयार हो जाती है। उनको गर्भवती कराया जाता है। और जब गर्भवती कराते हैं तो उनका जो ईस्ट्रस पर आने का समय है, हीट पे आने का समय है, वो 17 से 21 दिन में रिपीट होता है। हर 21 दिन में हीट पर आती हैं और उनकी अवधि 1 से 2 दिन तक रहती है। यदि 1 से 2 दिन में वो ज्ञापन हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 21 दिन के बाद फिर वो गर्भी में आती है। फिर अगर नर उसको माउंट करता है तो वो गर्भवती हो सकती हैं। पहला संसर्ग जब वजन 18 किलो का हो जाए, से 18 से 20 किलो में सही समय है जब फीमेल को आप कंसेप्शन के लिए भिजवा सकते हैं, उसका समागम करा सकते हैं, संसर्ग करा सकते हैं। प्रजनन का ठीक समय क्या होगा? प्रजनन का ठीक समय कि जब आपने उसके लक्षण देखे गर्मी के, हीट के, उसके 20 घंटे के बाद आप मेल को दिखा दीजिए, नर बकरे से फीमेल का संसर्ग करा दीजिए। वो तय जानिए कि वो बराबर कंसेप्शन उसका हो जाएगा, गर्भवती हो जाएगी। अब गर्भवती हो जाएगी तो डिलीवर कब करेगी, ये भी एक मुख्य मुद्दा है। डिलीवर करेगी वो करीब 5 महीने और 5 दिन, मतलब 150 दिन से 155 दिन में। याद रखने का तरीका ये 5 माह 5 दिन। गाय का याद रखना है 9 महीने 9 दिन। भैंस का याद रखना है 10 महीने 10 दिन। हम बकरियों की बात कर रहे हैं। 5 महीने 5 दिन यानी 150 से 155 दिनों में वो गर्भवती होकर, मतलब गर्भधारण का उसका अवधि खत्म हो जाती है और उसकी प्रसूति स्टार्ट हो जाती है, डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। सर्विस पीरियड एक कॉमन टर्म है कि उसका सर्विस पीरियड कितना होगा, 90 से 120 दिन। यानी डिलीवरी के बाद पहली बार हीट पर कब आएगी? जब 3 महीने या 4 महीने के बाद वो पहली बार हीट पे आएगी, तब उसका संसर्ग कराया जा सकता है। ये 3 महीने उसको रेस्ट दिया जाना चाहिए। प्रसूति के तुरंत बाद उसका गर्भधारण नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट मिलना चाहिए। तो आप 3 महीने का रेस्ट दे सकते हैं, 90 दिन का, 120 दिन का। इस रेस्ट पीरियड को बोलते हैं सर्विस पीरियड। 2 ब्यातों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, मतलब किडिंग, जो डिलीवरी की जो मेथड होती है कोर्ट में उसको किडिंग कहते हैं। किडिंग मतलब टू गिव बर्थ। तो जनने के बीच में उसका 8 से 10 महीने का अंतराल होना चाहिए। हर 10 महीने में उसकी एक डिलीवरी होना चाहिए। मतलब हम मान सकते हैं कि 2 सालों में 3 बार बकरियां बच्चे दे सकती हैं। और कई बार बच्चे एक बार में 2 बच्चे भी दे देती हैं, ट्विंस दे देती हैं। तो आप तय जानिए कि अगर 2 साल में आपको एक मादा से 6 बच्चे मिल गए तो मुनाफे का गणित कितना बढ़िया है। आपको इतने बच्चे मिल रहे हैं, उन बच्चों को आप ईद के दौरान बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मांस के लिए आप जानते हैं कि ईद का समय ऐसा होता है कि लगातार बच्चे बिकते हैं। बकरों के दाम 15,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक बिकता है बकरा, अच्छी किस्म का। तो ये तो बहुत अच्छा व्यापार है। अगर आप करेंगे इसको तो आप कर सकते हैं, क्योंकि फीडिंग इंटरवल मात्र इसका 8 to 10 मंथ्स होता है। दुग्ध पान की अवधि, मतलब हमारा जो किड है, जो बच्चा है, बच्चे का, बकरियों का मेमना है, वो 150 से 200 दिन तक लगातार दूध उसको मिलता है, दूध पी सकता है। और मात्र 30 से 45 दिन तक उसका ड्राई पीरियड होता है, वो शुष्क रहता है, ड्राई रहता है। बकरी कितने समय तक दूध देगी? छोटी छोटी बातें। बकरी अपने जीवन के 10 सालों तक दूध दे सकती है। उसकी नॉर्मल आयु तो 15 से 16 साल होती है, लेकिन इन 15 से 16 सालों में 10 वर्षों तक वो दूध दे सकती है। और बकरियों में 6 का रेशियो होता है 1:1, एक नर एक मादा। अगर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें 50% मेल होंगे, 50% फीमेल। 50% मेल आमतौर पर मांस के लिए काम आएंगे, जो फीमेल्स होंगे वो संतति को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी, आगे पॉपुलेशन बढ़ाने के। बकरियां बहुत स्टर्डी एनिमल है, स्ट्रांग है, आमतौर पर बीमार नहीं पड़ती, कुछ भी खाकर जीवन निर्वाह कर लेती हैं। ऐसी चीजें जो दूसरे पशु नहीं खाते, गाजर घास, बेशरम, जिसको दूसरे पशु सूंघते भी नहीं है,
बकरियां हमारी ऐसी स्ट्रांग एनिमल है कि उन पर अपना जीवन निर्वाह कर लेती हैं, तो इन पर इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर नहीं के बराबर आता है। आप उनको कुछ भी खिला के उनका जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो बकरियां इसीलिए कहा गया गरीबों की गाय, कि गरीबों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो अपने आसपास जो भी उपलब्ध चीज़ है उसको खिला के बकरियों का जीवन यापन हो जाएगा। किसी संतुलित आहार की मांग नहीं करती, वो देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो अपना काम चला लेगी। तो कम चीज़ों में स्वस्थ रहने वाली ऐसी है हमारी बकरी। मृत्यु दर भी बहुत कम होता है, मात्र 10%। और अगर बच्चे, वो तो बच्चों में होता है, और अगर बड़े हो जाएंगे तो मृत्यु दर नहीं के बराबर 2 से 3%। कभी कभी बहुत ज़्यादा आपदा आ गई तो ही डेथ होगी, अदरवाइज बकरियां इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्टर्डी एनिमल है कि उनको आमतौर पर किसी भी तरह की कोई बीमारी अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा बारिश, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं आती। इतनी स्ट्रांग एनिमल है बकरियां, इसीलिए कहा जाता है कि बकरियों को पालना मुफीद है, फायदेमंद है। अगर बकरों में बधियाकरण कर दिया जाए छोटे बच्चों में, जब वो 2 महीने से 2.5 महीने तक रहते हैं और उनका कैस्ट्रेशन करते हैं, उनके टेस्टिकल्स को क्रश कर देते हैं, तो उनको प्रजनन रूप से अक्षम कर दिया जाता है, जिससे उनकी शरीर में बढ़त अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वजन अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर दिया है, अब उसका ध्यान रिप्रोडक्शन में नहीं है। तो अगर आपको उसको मांस के लिए बेचना है तो उसका बधियाकरण करना हर समय अच्छा है। बधियाकरण की मेथड हालांकि अभी भी बहुत क्रूअल है, बहुत अच्छी मेथड नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी हम बर्डीजो कैस्ट्रेशन से उसका बधियाकरण कर देते हैं। 2 से 2.5 महीने की उम्र में छोटा बेबी कैस्ट्रेटर लेकर आप उसका बधियाकरण कर दें। बकरियों से हमको, जो बकरियों का जब स्लॉटर होता है, वध होता है, तो 35 से 45% तक उसका मीट कन्वर्शन रेशियो एफिशिएंसी, उतना मीट मिल पाता है। शरीर के वजन का तकरीबन आधे से थोड़ा कम हमको मांस मिल जाता है। बाकी बोन्स, इंटेस्टाइन, मसल्स होंगी जो हमारे काम नहीं आ सकती है, लेकिन जो मांस काम आता है वो 35 से 45% तक होता है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरियों के प्रजनन, दूध उत्पादन और देख-रेख से जुड़ी सामान्य जानकारी जानना सफल बकरी पालन के लिए जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ फार्म की बात करते हैं तो 4 चीज़ों पे हमको बहुत ध्यान देना है। पहला है आहार, न्यूट्रिशन। दूसरा है उसका आवास, रहने की सुविधा। तीसरा है उसका प्रॉपर प्रजनन। ये हमारे मुख्य रूप से बिंदु भी हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, जिसके बारे में हमको समझना है। प्रजनन सही तरीके से प्रॉपरली होना चाहिए। और चौथा, रोगों से बचाव। उसको रोग ना हो तो उसके लिए प्रॉपर टीकाकरण और बार बार उसको कृमिनाशक औषधि का पान करवाना और बहुत सारी दवाइयां बीच बीच में देते रहना पड़ेगी। आइए इन पे बात करते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरी फार्म के सफल प्रबंधन के लिए आवास, आहार, प्रजनन और रोगों से बचाव जैसे पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जिनको हम पालें। सबसे अच्छी नस्ल जमुनापारी हमारे मध्य प्रदेश में मुफीद है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ब्रीड है। ग्वालियर के आगे जो अंचल है, आगरा, इटावा, ग्वालियर का बेल्ट है, भिंड, मुरैना, वहाँ पर ये जमुनापारी बहुतायत में है। ये दूध देने वाली है, मांस के लिए भी पाली जाती है। इनका रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग होने से फ़ायदा ये होता है कि ईद पर हाथों हाथ बिक जाती है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सफ़ेद बकरे ज़्यादा प्राइस पे मिलते हैं। ये धार्मिक रूप से धारणा है कि सफ़ेद पशु को पसंद किया जाता है हलाल के लिए, ईद पे कुर्बानी देने के लिए। उसी तरह से बारबरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बारबरी, बीटल और ब्लैक बंगाल, ये 3 ऐसी नस्लें हैं जो मांस के लिए पाली जाती है। अगर आप मालवा के क्षेत्र में, निमाड़ के क्षेत्र में बकरी के पालन का काम कर रहे हैं तो सिरोही और सोजत 2 नस्लें बहुत मुफीद होगी, जो यहाँ की जलवायु में, आबो हवा में इनको रास आ सकती है। अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो अफ्रीकन बोर एक अच्छी ऐसी नस्ल है जो मात्र 8 महीने या 9 महीने में 70 से 80 किलो तक वजन ले लेती है। आप उम्मीद करें आप 80-90 किलो का बकरा कितना महंगा बिकेगा। आज दाम है 500 रुपये किलो का। 500 रुपये किलो के रूप में बकरा बिकता है। तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर 20 किलो का भी बच्चा होगा तो वो 10,000 रुपये का बिकेगा, और अगर 80-90 का किलो का हुआ तो कितना बढ़िया फ़ायदा देके जाएगा। अगर आपने अपने बकरियों में अफ्रीकन बोर नाम का एक नस्ल छोड़ दिया जो विदेशी नस्ल है,
उससे संसर्ग हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो जो बच्चे मिलेंगे उनकी बढ़त बहुत तेजी से होगी। तो नस्ल संकरण पर भी जाया जा सकता है वेटनरी डॉक्टर की हिदायत से। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि भारत और विदेश की कई प्रमुख बकरी नस्लें हैं, जिनमें जमनापारी, बर्बरी, बीटल और अफ्रीकन बोर जैसी नस्लें प्रमुख हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। भारत में अगर हम बकरी पालन की आवास की बात करते हैं तो 3 तरीके होते हैं। या तो उसको खुले में छोड़ दिया जाए, उसको चरने दिया जाए। अगर आपके पास आसपास जंगल है, पेड़ हैं, पेड़ की पत्तियां हैं, तो इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है कि बकरी पालन करें, क्योंकि बकरियां पत्तियां खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करेगी। आपको उस पर आहार पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फीड, और फीड में अगर आपने पत्तियां दे दी तो 70% आपने कॉस्ट कम कर ली। आपको सिर्फ 30% ही पशु सांद्र आहार पे खर्च करना है, दाने पे खर्च करना है। तो ये तो मुफ्त का सौदा हो गया, क्योंकि आपको पत्तियां खरीदना नहीं पड़ रही है। जंगल में पत्तियां मिल रही हैं, आप तरह तरह की पत्तियां खिलाइए। बीड़, बरगद, बबूल, आम, दशरथ, केर, ढेर सारी पत्तियां, जितने वृक्ष के नाम, सबकी पत्तियां बकरियों के काम आ जाती है। आप देख रहे हैं कि कैसे चढ़ चढ़ के पत्तियां खा रही हैं, और पत्तियां जब खाएंगी तो आप ये तय जानिए कि उनको अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड्स मिलेंगे, अच्छा आहार मिलेगा, शारीरिक बढ़त होगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। वो अलग बंदे बंदे रहने से अच्छा कि खुले में आप खिलाएं। अगर आपके पास जंगल की सुविधा है, नहीं है तो सेमी इंटेंसिव कर लीजिए। 6 घंटे आप अपने निवास में रखिए और 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को चरने के लिए छोड़ दीजिए। शाम को वापस लौटा लाइए, उसको अंदर रख लीजिए। तीसरा ये हमारा काम है कि अगर आप शहर के आसपास कर रहे हैं तो उसको इंटेंसिव में रख सकते हैं, यानी उसको प्रॉपर भवन बना के चरने न छोड़िए, उसको स्टॉल फीडिंग कराइए, मही के मही बांध के रखिए। और अगर आप किसान हैं, खेतों में कर रहे हैं, 5-7 बकरियां पालना है, तो कुछ नहीं, 2 रस्सियां बांध दीजिए झाड़ों के बीच में, और रस्सियों के आसपास अपने बकरियों को बांध दीजिए। बस इसी तरह से रहेंगी। इसको टेथरिंग कहते हैं। ये भी एक मेथड है। अगर 6 या 7 बकरियां हैं तो इस मेथड से रस्सी से बांध करके भी आप अपने घर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड फार्मिंग, घर के किचन के पीछे भी आप बकरियों का पालन कर सकते हैं। और वो जो बकरियां पल रही हैं वो आपके फिक्स डिपॉजिट की तरह, जब इच्छा हुई एक बकरी बेच दी, पैसा खड़ा कर लिया, ये भी किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि भारत में बकरी पालन के कई तरीके हैं, जैसे बाहरी चराई, अर्ध खुला, पूरी तरह बंद और रस्सी से बांधकर पालन। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। बकरी का आवास कैसे होना चाहिए? ये आरामदायक हो, सूखा हो, प्रतिकूल मौसम से इसको बचाया जाए, बारिश से सुरक्षा हो, और बारिश से सुरक्षा होगी तो नमी भी नहीं रहेगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। कई बार दूसरे पशु आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं या जंगली जानवर आ जाएं, अगर आप सही उसको उसमें दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, उसको निवास में रख रहे हैं, तो इन सब रोगों की भी एंट्री कम हो जाएगी, बाहर के पशु भी कम आएंगे, परजीवी संक्रमण भी कम होगा, और कम से कम लेबर में, न्यूनतम श्रम के साथ आप बकरी का पालन कर सकते हैं। तो आवास में रखना हर समय जरूरी है। बकरी का आवास इस तरह हो कि न शहर से ज्यादा दूर हो, न शहर के ज्यादा पास हो, डॉक्टर सही समय पर मिल जाए, पशु आहार की गाड़ी, अपने मोटरसाइकिल आ सके, गाड़ी आ सके, और लाइट और बिना पानी के आप किसी फार्म की कल्पना नहीं कर सकते। लगातार लाइट भी चाहिए और पानी भी चाहिए। बकरी घर कैसे बनाया जाए? बकरी घर बनाने के लिए बहुत सामान्य सी बात है कि इसको 6 से 8 फीट उसकी हाइट दे दीजिए, 60 से 20 फीट का एक चौकोर हॉल बना दीजिए, आसपास जाली लगा दीजिए लोहे की, और शेड के लिए आप एस्बेस्टॉस की शीट ऊपर रख दीजिए जो 6 से 8 फीट की ऊंचाई पर हो। ऐसी बकरियां 60 फीट बाय 20 फीट यानी 1200 फीट स्क्वायर पे आप 60 से 80 बकरियों के लिए अच्छे तरीके से आप पाल सकते हैं। ये इसमें प्रजनन मादाएं रख दीजिए, और 60 बकरियों पे 4 से 5 या 6 बकरे रख दीजिए, तो आप तय जानिए कि आपके यहाँ सफलता की कहानी शुरू हो चुकी है। अगर आप वयस्क बकरियां रखते हैं तो एक बकरी पे 12 से 16 वर्ग फुट की जगह की दरकार होगी। अगर बकरियां गर्भवती हो गई या दूध पिलाने वाली बकरियां हैं तो उनको थोड़ा सा जगह ज़्यादा देना पड़ेगी। उनको आप 20 स्क्वायर फीट प्रति बकरी के हिसाब से जगह दीजिए। और मेमने हैं, अगर मेमने हैं तो उसको आप 5 वर्ग फीट प्रति शिशु, 3 से 5 महीने के बच्चे हैं तो जगह बढ़ जाएगी, 8 स्क्वायर फीट प्रति बच्चा,
और अगर 6 महीने से 1 साल के बच्चे हैं तो 10 स्क्वायर फुट पर मेमना यानी पर शिशु इतना आपको जगह देना पड़ेगी। तो ये जगह का गणित है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी स्क्वायर फीट बढ़ता जाएगा। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ऐसी समझने वाली बात नहीं है, इसको आप फोटो खींच के अपने पास सहेज के रख सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरी पालन के लिए सुरक्षित, आरामदायक और मौसम से बचाव वाला आवास जरूरी है, जिसमें हर उम्र की बकरियों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। बकरियों में आहार क्या दिया जाए? चने का भूसा या दलहनी फसलें बहुत अच्छी हैं। मैंने जैसे बताया बेर, बबूल, पीपत, बरगद, इनकी हरी पत्तियां तो क्या बात है, सोने में सुहागा, कम पैसे में अच्छा काम होगा। अगर आप दाना दे सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने बकरी पालन में एक बहुत बड़ा किला जीत लिया। 18 से 22% तक प्रोटीन का दाना रोज मिल जाएगा, 100 ग्राम से 200 ग्राम। तो बकरियां वो आपको देंगी जो दूसरे व्यवसाय भी नहीं दे सकते। इसके साथ में अगर लवण की ईंटें, मिनरल ब्रिक्स मिलती हैं बाजार में, वो इनके बाड़े में लटका दी जाएं तो बकरियां इनको लगातार चाटेंगी और लवण और मिनरल मिक्सचर इसको लगातार शरीर को मिलेंगे जो उसको प्रॉपर उसकी हेल्थ रखेंगे, प्रजनन चक्र को नियमित रखेंगे। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए संतुलित आहार, हरी पत्तियां, प्रोटीन युक्त दाना और मिनरल ब्रिक देना जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। बच्चों का क्या होता है कि कई बार बच्चों का खाना वयस्क माएँ खा लेती है, वयस्क बकरे खा लेते हैं। तो हमने एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन की है कि जिसमें घुस के केवल बकरियों के बच्चे ही जा सकते हैं। इसको हम क्रीप आहार बोलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कि इसमें बड़ी बकरियां नहीं घुस सकती झुक के, इसमें छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। इस क्रीप आहार में बच्चों का खाना रखा है और इसमें रेंग के जा सकते हैं छोटे बच्चे, बड़े बकरियां इसमें घुस नहीं सकती है। तो उनसे बचाने के लिए ये स्थिति हमने की है। ये अपने बकरी फार्म में आप क्रीपर्स इसमें बना सकते हैं। और याद रहे कि पहले 5 दिन पहला दूध कोलेस्ट्रम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रम चीका एक ही गुणों की खान है, बाजार में पैसे देके भी नहीं मिलता। माँ बनाती है, केवल बच्चे के लिए बनाती है और ये रोगों से रोकथाम करने में बहुत फायदेमंद है। तो कोलेस्ट्रम देना मत भूलिए। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बच्चों को शुरू में कोलेस्ट्रम और बाद में क्रीप आहार देना जरूरी है, जिससे उन्हें शुरुआती पोषण और अच्छी बढ़वार मिल सके। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। प्रजनन के समय थोड़ा सा आहार बदल जाएगा तरीका। जैसे प्रजनन होने वाला है, ब्रीडिंग होने वाली, तो 2 सप्ताह पहले आपको उसका प्रोटीन और ऊर्जा बढ़ाना है, फीड बढ़ाना है। इससे ओव्यूलेशन बढ़ जाएगा, अंडा देने की क्षमता, मतलब फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल अच्छी हो जाएगी और बकरी के बच्चों का प्रतिशत बढ़ जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि गर्भवती बकरी को खिलाने के लिए हम क्या करें। देखिए, बकरी को जब गर्भवती को खिलाते हैं तो हमारे खिलाने का तरीका बदल जाता है। इसको हम कहते हैं शब्दावली में, तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल नॉलेज में, लैंग्वेज में स्टिमिंग अप, यानी हम उसका राशन बढ़ा देते हैं। अंतिम 1 माह में, अंतिम 15, अंतिम 20 दिन में, जैसे 5 महीने 5 दिन में डिलीवर करने वाली 150 दिन में, तो जब 1 महीना बचेगा तब हम स्टिमिंग अप करेंगे, यानी हम धीरे धीरे राशन बढ़ा देंगे। राशन क्यों बढ़ा रहे हैं आपके? क्योंकि एक तो बकरियां अपने शरीर की देखभाल कर रही है, बकरियों के गर्भ में बच्चा है उसकी देखभाल कर रही है, बकरियां प्रसूति के बाद दूध देगी उसके लिए भी उसके पास स्टॉक ज़रूरी है। तो ऐसे में अंतिम 2 महीनों में, अंतिम 1 महीनों में यदि हमने उसका स्टिमिंग अप कर दिया, पशुओं का राशन बढ़ा दिया, तो ये बच्चे की जान भी बचाएगा, पशु जो मादा है उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, पशुओं के जन्म लेने में कोई तकलीफ नहीं आएगी प्रसूति में, और बच्चों में जो उसका जो जन्म के बाद का वजन है वो भी अच्छा रहेगा। तो अंतिम 2 महीनों में सप्लीमेंट्री राशन, पूरक आहार, कंसंट्रेट खिलाना बहुत ज़रूरी है। न केवल कंसंट्रेट खिलाएं, इसमें खनिज मिश्रण की मात्रा को भी उचित रखें। जो डॉक्टर की सलाह पर खनिज मिश्रण की मात्रा रोज़ की रोज़ तियासलाई की एक माचिस की डिब्बी के बराबर या आधे डिब्बी के बराबर खाने में, बाटे में बुरक दीजिए। वो रोज़ अगर मिलेंगे तो आप समझता ही जानिए कि बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होंगी, माँ का दूध भी अच्छा निकलेगा, जिससे बच्चे हष्ट पुष्ट रहेंगे।
दूध पिलाने वाली बकरियों को अब जैसे डिलीवरी 150 दिन के बाद 5 महीने 5 दिन के बाद डिलीवरी हो गए, तो दूध पिलाने वाली बकरियों को खिलाना भी एक जोखिमपूर्ण काम है। इसको हम चैलेंज फीडिंग कहते हैं, यानी हम उन बकरियों पे दूध उत्पादन को चैलेंज करेंगे। इसको हम चैलेंज फीडिंग इसलिए कहते हैं कि हम लगातार बकरियों का दाना बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका दूध बढ़ाना है। बच्चे अगर 2 हो गए तो उनकी दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। बच्चों का दूध अगर ज़्यादा हो गया तो जो एडिशनल दूध बचेगा वो हम अपने काम में लाएंगे, उसको बेच के पैसा कमाएंगे। तो हमको उसका फीड बढ़ाना है। फीड बढ़ाने को प्रक्रिया को हम चैलेंज फीडिंग करते हैं। इसमें हम तकरीबन नॉर्मली हम 150 से 200 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की प्रसूति हो गई, बच्चे डिलीवर हो गए, बच्चे दूध पी रहे हैं, तो जाहिर है कि उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, उसका आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो उस आवश्यकता को बढ़ाने के लिए हम 150-200 ग्राम से लेकर उसको सीधे ग्रेजुअली बढ़ाते हुए 350 ग्राम प्रतिदिन की दर से हम लोग अनाज देना शुरू करेंगे। न केवल हम इसको दाना देंगे, बल्कि इसमें हम 1% ट्रेस मिनरल्स जो खनिज है कम मात्रा में लगते हैं, उसको भी हम पिलाना शुरू करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी कर्तव्य की इतिश्री इसी में खत्म नहीं हो जाती, आपको इसमें गुड़ भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो जितना दाना खिला रहे हैं उसमें 3 से 4%, 5% तक आपने गुड़ भी मिला दिया तो वो सुस्वादु तो हो ही जाएगा, अच्छे से शौक से खाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का एक बेहतरीन जरिया है अगर आप उसमें गुड़ मिला देते हैं। गुड़ सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप गुड़ को भी, देशी गुड़ को भी पशुओं के आहार में शामिल कर सकते हैं। नमक को शामिल कर सकते हैं, सॉल्ट खिलाना बहुत अच्छा है। मिनरल ब्रिक्स लटका सकते हैं, लवण की जो ईंटें होती हैं वो बाड़े में लटका दी जाती हैं, बकरियां इनको लगातार चाटती रहती हैं, उससे उनको मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स मिलने से उनका दूध भी बढ़ता है और उनकी सेहत भी अच्छी होती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि प्रजनन, दूध उत्पादन और गर्भावस्था के समय बकरियों को विशेष आहार देना जरूरी है, ताकि अच्छी सेहत, अधिक उत्पादन और स्वस्थ बच्चे मिल सकें। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। हम सबको भूल जाएं लेकिन नर को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि नर हमारे बकरी फार्म का 50% हिस्सा है। वो हमारे बकरी फार्म का 50% भविष्य निर्धारण कौन करेगा? बकरा करेगा, क्योंकि वो 50% कंट्रीब्यूट करता है अपनी संतति में, प्रोजेनी में। तो उसको नज़रअंदाज ना करें। बकरा कम होंगे, बकरियां बहुत ज़्यादा होंगी। अगर 10 बकरियां हैं तो 1 बकरा रखेंगे, 30 बकरियां हैं तो 2 से 3 बकरियां बकरे रखेंगे। लेकिन बकरों को भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जो नर मेल्स हैं, मेल्स को आप उनका वजन ज़्यादा होगा, उनका वजन 40 किलो 50 किलो हो सकता है। उनको ब्रीडिंग का काम जो कम करना है वो प्रॉपर काम करें, तो उनको वजन के हिसाब से कम वजन का है तो 450 ग्राम से लेकर और ज़्यादा वजन का है कि 900 ग्राम तक। आपने बकरियों को देखा हम 350 ग्राम या 200 ग्राम ही खिला रहे हैं, लेकिन बकरे को हमको आधा किलो से पौन किलो तक 1 किलो तक दाना खिलाना पड़ेगा, तब जाके उसका शरीर बनेगा और ब्रीडिंग का काम वो अच्छे से कर पाएगा। पर हाँ, इस चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि बकरा इतना मोटा हो जाए कि उससे माउंटिंग करते ना बने, वो माउंट बकरियों को गर्भाधान ही ना कर पाए। कई बार इतने मोटे हो जाते हैं बकरे कि वो ट्राई नहीं कर पाते, वो बकरियों को माउंट ही नहीं कर पाते दोनों पैर ऊपर उठा के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओबेसिटी ना हो जाए। द गोट दे शुड नॉट बी ओबीज, मोटे नहीं होना चाहिए और उतने ही होना चाहिए कि उनका काम चल जाए। और ये ज़रूरी है कि अगर आपने फीड उनको खिला दिया तो बकरे को भरपूर व्यायाम, एक्सरसाइज भी मिले, अदरवाइज जो खाएगा वो फैट में तब्दील हो जाएगा और फैट में अगर तब्दील हो गया तो मोटा हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज भी कराते रहना है, दौड़ाना है, भगाना है, उसी बाड़े में उसको गोल गोल घुमाना है ताकि उसको एक्सरसाइज भी मिलते जाए। भोजन के साथ व्यायाम बहुत ज़रूरी है, इंसान हो या पशु, दोनों के लिए ज़रूरी है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए नर बकरों को संतुलित आहार और पर्याप्त व्यायाम देना जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमारा मुख्य मंतव्य है मांस के लिए पाले जाने वाले बकरे की देखभाल कैसे की जाए। ये देखभाल कुछ डिफरेंट होगी। डिफरेंट इसलिए होगी
कि हमको सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको पहले निवेदन किया था कि कैस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसको बधिया करना ज़रूरी है। तो 2 महीने की उम्र में हम उसको कैस्ट्रेशन कर दें, बधिया कर दें उसको, उसका जो रिप्रोडक्टिव का एक्ट है वो ख़त्म कर दें, प्रजनन ख़त्म कर दें उसका। वैक्सीनेशन टाइमली करते रहें। टीकाकरण जान है पशुपालन की, क्योंकि रोगों के उपचार से बेहतर है कि उस पर नियंत्रण पा लिया जाए, और टीकाकरण एक बेहतरीन जरिया है रोगों से बचने का। टीकाकरण समय समय पर करते रहें। बधियाकरण करने के लिए बर्डीजू कैस्ट्रेटर नाम का एक उपकरण आता है, उससे आप बर्डीजू कैस्ट्रेशन से कैस्ट्रेशन कर दीजिए। पशुओं को जो मांस के लिए पाले जाने वाले पशु हैं उनको 350 से 400 ग्राम की दर से रोज दाना खिलाना है, कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर फीडिंग में खिलाना है, जिसका प्रोटीन रहेगा 12 से 14% और TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट 63 से 65% रहेगा। अगर आपने इस तरह का बैलेंस्ड राशन बना लिया तो उसको पूरी तरह से संतुलित पशु आहार मिलेगा। जो मांस के लिए पाले जाने वाले बकरे हैं या बकरियां हैं, सामान्य रूप से उनका ड्रेसिंग परसेंटेज होता है 44 से 55%, बहुत अच्छा होता है। इतना मांस आप इसका बेच सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले बकरों की देखभाल में बधियाकरण, टीकाकरण और पोषण युक्त आहार जरूरी होता है, ताकि बेहतर वजन और अच्छा ड्रेसिंग प्रतिशत मिल सके। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब एक बहुत मुख्य बात है, कुछ बातें ऐसी बची हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। हम देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो दूध पीता है बकरियों का जो ग्राहक, वो बार बार कंप्लेंट करता है कि बकरियों के दूध में एक विशेष किस्म की गंध आती है। वो एक आती है, एक अलग टाइप की स्मेल आती है जिसको पीना पसंद नहीं करता, उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो अगर वो स्वाद खराब होगा, उसको स्मेल आएगी तो दूध कैसे पिएगा, और दूध नहीं पिएगा तो आपका दूध बिकेगा कैसे। तो आपको ऐसी स्थिति पैदा करना है कि बकरियों का जो दूध है वो बिना गंध का हो, और बिना गंध का दूध पैदा करने के लिए आपको ये कारण जानना होगा कि बकरियों के दूध में गंध क्यों आती है। गंध इसलिए आती है, बकरों की वजह से आती है। यदि आपने बकरा साथ में रखा तो बकरों के सींग में एक ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि में से एक लगातार एक लिसलिसा पदार्थ निकलता रहता है जो सींग के आधार पर होती है। दीज आर द ग्लैंड्स which are responsible for secretion of the some fluid which attracts the female। ये भगवान ने उनको शक्ति दी है कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक स्मेल निकालते हैं, जैसे हम हिरण में बोलते हैं ना कस्तूरी होती है, उसी तरह से ये भी बकरियों में भी इस तरह की एक स्मेल आती है, और ये स्मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। लेकिन यदि ये फीमेल के साथ मेल को बांध देंगे तो बकरियों के दूध में ये गंध आ जाएगी। तो इसके लिए एक ही कारण है, एक ही सॉल्यूशन है कि बकरियों को बकरियों के साथ बांधे ही नहीं। अब बकरों को अलग पालें, बकरियों को अलग पालें, तो उनके सिंग के जो ग्लैंड की स्मेल है वो दूध में नहीं आएगी। जब भी आपको ब्रीडिंग करवाना है, फीमेल को मेल के कमरे में छोड़ दीजिए, है ना, या फिर आप मेल को फीमेल के कमरे में छोड़ दीजिए, लेकिन हर समय साथ में मत रखिए। आपको male should be housed, accommodated, or they can be kept in a separate pen. This should always be reared in the separation। उनको अलग से पालिए, मदर के साथ मत पालिए। तो इससे आप दूध में देखेंगे कि स्मेल नहीं आएगी। प्रजनन करते हुए ध्यान रखें कि आपके नस्लों का चयन उन्नत होना चाहिए, अच्छे नस्ल होंगे, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, हाथों हाथ आपके बकरियां बिक जाएगी। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का लेखा जोखा रखिए, और आप ये समझ लीजिए कि हर समय आपको अपने 20% बच्चे कम करके या बकरियों को बेच के 20% को ऐड करना है। आपको वो कि वही नहीं रखना है, पशु को बेचते जाना है, नया ऐड करते जाना है, नई नई नस्लें आती जाएंगी, तो आपके यहाँ नए नए बच्चे पैदा होंगे, विभिन्न कलर के होंगे। आजकल कलर की डिमांड है, अलग अलग नस्लों की डिमांड है, तो आप 3 या 4 नस्लें रखेंगे तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, क्योंकि जो ग्राहक आएगा वो मांगेगा जमुनापारी, और आपके पास जमुनापारी नहीं, वो मांगेगा अगर आपके पास सिरोही, और आपके पास सिरोही नहीं। आपके पास 2 या 3 नस्लें होना चाहिए, वेराइटी जरूरी है। आप अपनी दुकान लेके बैठे हैं, व्यापार लेके बैठे हैं, आपके पास हर चीज की वेराइटी होना चाहिए। हम अब समझ चुके हैं कि बकरी पालन में बेहतर परिणाम के लिए उन्नत नस्लों का चयन, प्रजनन का रिकॉर्ड रखना और आवश्यकता अनुसार कलिंग करना जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं।
आखिरी बात करते हैं कि रोगों से बचाव कैसे किया जाए। आवास अच्छा होगा, रोगों से बचाव होगा, टीकाकरण होगा, रोग ही नहीं आएंगे। खास तौर से आपको ये देखना है कि कृमिनाशक औषधि का पान कराते रहेंगे तो पेट में अगर कृमि नहीं होंगे तो रोगों की आमद वैसे ही कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृमिनाशक औषधि का भी पान कराते रहिए। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरियों को रोगों से बचाने के लिए साफ सुथरा और रोशन आवास, समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक उपाय जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आखिरी स्लाइड जो आपकी सबसे काम की स्लाइड हो सकती है, काम की स्लाइड आपकी तो नहीं, जो आप जिन किसानों को ये बातें बताएंगे, हमारे जो शासकीय सेवा में जो भाई हैं जिनके लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है, ये जो हमारी योजनाएं हैं, जो कर्मवीर योजना है, जिसके जरिए हम स्किल अपग्रेडेशन करते हैं अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स का, जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस में शासकीय सेवा में तैनात हैं जो हमारे भाई लोग, वो अगर टेक्निकली अपग्रेड हो जाएंगे तो ये जानकारी अगर आप किसानों तक पहुंचा पाएंगे तो किसानों तक शासकीय योजनाएं पहचाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा सेतु, सबसे अच्छा ब्रिज आप ही हैं। आप ही उसके जरिए ये योजनाएं पहुंचाएंगे। तो केंद्र शासन की कौन कौन सी योजना है? राज्य शासन की योजना ये है कि 10 बकरियां और 1 बकरा उनको बहुत नाम मात्र के शुल्क पर दिया जाता है, और अगर ट्राइबल हैं तो उनको निःशुल्क भी दिया जाता है। ये योजनाएं आप पशु चिकित्सालय में अपने जो किसान भाई आते हैं उनको समझा सकते हैं। केंद्र शासन की योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। एक ही योजना के बारे में बात करूंगा। एक तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी है, उसमें भी पशुपालन को काफी बढ़ावा दिया गया है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो चल रही है वो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसके जरिए 100 बकरियों, 200 बकरियों, 300 बकरियों और 500 बकरियों पर अनुदान दिया जा रहा है। और अनुदान भी कितना? अगर आपके पास 80 लाख का अगर आपके पास लोन मिल रहा है तो 50 लाख तो अनुदान मिल रहा है। आपको मात्र 35 लाख रुपए लगाना है। ऐसी योजना भूतो न भविष्यति, न कभी पहले आई थी न कभी भविष्य में आएगी। ये समय चल रहा है, इस योजना का लाभ लीजिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन ऐसी है कि यदि आपके पास जमीन है, आपको शासन ने लोन देने के लिए अपने हाथ खुले रखे हैं, फैला के रखे, पर आपका सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। आपने कोई गलत बात नहीं होना चाहिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको लोन मिलने की पूरी गुंजाइश है। और नाबार्ड एक ऐसा बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो कृषि विकास के लिए, वो उसके पास कई सारी योजनाएं जिसको आप समझ सकते हैं, किसानों को समझा सकते हैं और उनके आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं। और जो बकरी पालन का व्यवसाय गरीबों का कहा जा सकता है, वो अब गरीबों का व्यवसाय नहीं, उनको अमीर बनाने वाला व्यवसाय हो गया है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे NLM, PMIGP और NABEARD की सहायता। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। निष्कर्ष हम यही निकालते हैं। निष्कर्ष ये है कि यदि बकरी पालन में 4 चीजों पर ध्यान दिया जाए, आवास, आहार, नस्ल का सिलेक्शन, रोगों से बचाव और कुछ अन्य बातें, तो आप तय जानिए कि हमारा बकरी पालक इस किले को जीत लेगा, इस जंग को जीत लेगा। और जो संपन्नता की जो वो राह देख रहा है, वो संपन्नता उसके कदमों में होगी अगर वो बकरी पालन का काम करता है। उसको बकरी अमीर बनाएगी, गरीबी से अमीर की तरफ उसका रुख होगा। तो ये इसका पूरा निष्कर्ष था। और इसी निष्कर्ष के साथ हम आपको कुछ 10 से 15 प्रश्न देंगे। उस प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उससे आपका असेसमेंट देखा जाएगा, आपने कितना स्किल अपग्रेडेशन किया है। और यदि आप उसमें सफल हो पाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, और सर्टिफिकेट आपके बहुत काम का होगा। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आशा है आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। नमस्कार। आइए अब तक सीखे गए प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हमने जाना कि भारत दुनिया में बकरी आबादी में दूसरे स्थान पर है, और बकरी बहुउद्देशीय पशु है जो दूध, मांस और आय का अच्छा स्रोत बनती है। बकरी पालन से न सिर्फ मुनाफा होता है, बल्कि ये फसल खराब होने की स्थिति में बीमा जैसा भी काम करता है। हमने सीखा कि अच्छी नस्लों जैसे जमुनापारी, बर्बरी, बीटल आदि का चयन
कितना जरूरी है। सही उम्र में प्रजनन, आहार और आवास का महत्व भी हमने जाना। टीकाकरण, फ्लशिंग और बच्चों की देखभाल जैसे पहलुओं पर भी फोकस किया गया। अब वक्त है ये देखने का कि आपने कितना ध्यान दिया। चलिए एक छोटा सा मूल्यांकन करें। उसके बाद हम इस प्रशिक्षण को पूरा करेंगे।